स्वागत है आप सभी का दी आयुर्वेदिक स्टूडेंट में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज्वर का एक और टॉपिक जो कि एनसीआई सम सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विषम ज्वर चिकित्सा, ठीक है। साथ ही में विषम ज्वर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन भी देखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषा आदि, इन सब चीज़ों को भी देखना अति आवश्यक है, ठीक है। साथ ही में अगर आप ये नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है दी आयुर्वेदिक स्टूडेंट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने ज्वर का बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देखिए, फिर ही इसको देखने का मतलब है, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। विषम ज्वर, विषम ज्वर को मॉडर्न में हम मलेरिया से कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। विषम ज्वर की अगर हम बेसिक परिभाषा देखें या एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखें इसका, तो यह है कि जो ज्वर कैसा होता है जिसका कोई मतलब ना तो काल निश्चित हो, क्या नहीं हो, जिसका ना तो काल निश्चित होता है, ना जिसका आरंभ निश्चित हो, ना जिसकी क्रिया की शरीर पे किस तरह से आएगा वो चीज़ें निश्चित नहीं हो ना, तो उसको ही विषम ज्वर बोलते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसकी जो क्या लिखा है यानी परिचय में, वो है कि जो ज्वर का क्या हो, कभी शीत पूर्वक कभी दाह पूर्वक शरीर में उत्पन्न होता है, जिसके उत्पन्न होने, बढ़ने या स्थिर रहने का समय भी निश्चित ना हो, तथा वेग उसके क्या है, वेग जो है वेग भी वेग में भी क्या रहती है, विषमता रहती है, तो उसे क्या कहते हैं हम, विषम ज्वर कहते हैं। यानी कि वही है कि जो ज्वर कभी हमें कैसे आए, कभी जाड़ा दे के आए, कभी गर्मी लग के आए, ठीक है। साथ ही में उत्पन्न होने या उसके बढ़ने का या स्थिर रहने का कोई भी समय निश्चित नहीं होता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, उसे विषम ज्वर कहते हैं। ऐसा ही मलेरिया में होता है कि इंडिविजुअल को कभी क्या रहता है, बहुत ठंड लगती है या एकदम से पसीना आने लगता है, कि उसे साथ ही में उसका कोई जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होता है कि आज ज्वर आया कल नहीं आएगा, ऐसा होता है कि सुबह आया शाम को नहीं आया, तो ये क्या है, ये हमारा विषम ज्वर है। अब वहीं पे इसकी एक परिभाषा देखते हैं जो कि आचार्य बागभट्ट ने दी है कि क्या है इसकी परिभाषा, विषम आरंभ क्रिया कालो अनुषंगवान, ठीक है। क्या है, विषम आरंभ क्रिया कालो अनुषंगवान। अब इसका मतलब क्या, आचार्य बागभट्ट ने कहा है कि जिसका आरंभ, जिसकी क्रिया और जिसका काल विषम हो वह क्या है, वह विषम ज्वर कहलाता है। यानी कि जिसका आरंभ, क्रिया और काल तीनों ही विषम हो वह क्या है, वह विषम ज्वर है। तो इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और विषम ज्वर को क्या बोलते हैं, विषम ज्वर को बोलते हैं मुक्ता अनुबंधी। यानी कि ये ज्वर जो है एक बार उतरने के बाद इंडिविजुअल को दोबारा आ सकता है, तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, मुक्ता अनुबंधी। यानी विषम ज्वर मुक्त होने के पश्चात पुनः हो जाता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, मुक्ता अनुबंधी भी कहा जाता है। अगर हम इसके निदान की बात करें तो वो है कि वही है कि ज्वर मुक्त होने पर या पीड़ित रहने पर अगर कोई भी इंडिविजुअल क्या करने लगेगा, व्यायाम करने लगेगा, गुरु आहार का सेवन करना लगता है या सात्विक भोजन का उपयोग करने लगेगा, तो उसे क्या हो जाएगा, दोबारा से विषम ज्वर हो जाता है। साथ ही में अगर वो दीवा स्वप्न करेगा, भूत विषंग को विषम ज्वर का मुख्य विशिष्ट निदान माना है। क्या किसको विशिष्ट निदान माना, भूत विषंग को। दोष पाक ना होने पर कसाय रस प्रधान अगर हम द्रव्य का सेवन करेंगे तब भी हमें क्या हो जाएगा, दोबारा से विषम ज्वर हो सकता है, क्योंकि कसाय रस जो है वो स्तंभन का कार्य करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके दोष और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, जिससे दोबारा से ज्वर हो जाता है। समझ गए, यहाँ पे ये याद रखना भाई, भूत विषंग को क्या बोला है, विषम ज्वर का विशिष्ट निदान माना है। अब अगर इसका एक संप्राप्ति चक्र देखें, क्या है, ये हमने क्या रहा, मिथ्या आहार विहार का सेवन किया या धातु वैषम्य हुआ, तो उससे क्या धातुओं में लीन दोषों का क्या होता है, पुनः प्रकोप हो जाता है। अब वही प्रकोप होने के बाद क्या होगा भाई, रस रक्त आदि धातुओं में क्या रहेगा, उसका पुनः संचय हो जाएगा। अब दोष का प्रकोप हुआ तो वह कहाँ आएगा, वो आएगा तो रस रक्त आदि धातुओं में ही। फिर वही है कि इस तरह से क्या हो जाता है, विषम आरंभ क्रिया काल पूर्वक ज्वर का प्रकोप उत्पन्न हो जाता है इंडिविजुअल में, फिर उसे क्या रहता है, विषम ज्वर उत्पन्न हो जाता है। अगर हम इसके भेद की बात करें तो कई सारे आचार्यों ने इसके बहुत अधिक अलग अलग तरह से भेद माने हैं, तो इसमें हमें सिर्फ दो याद रखना है कि आचार्य चरक ने 5 प्रकार के विषम ज्वर को कहा है और वहीं आचार्य सुश्रुत ने 12 प्रकार के, ठीक है। हम पढ़ेंगे सिर्फ चरक के अनुसार, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, यही चाहे आप चरक में पढ़ेंगे तब भी आपको यही पढ़ना है, यहाँ पे यही पढ़ना है। कौन कौन से 5 प्रकार के हैं सभी को पता है, संतत, सतत, अन्य घुषक और क्या है, तृतीयक चतुर्थक। संतत, सतत, अन्य घुषक और तृतीयक चतुर्थक, तो ये 5 प्रकार के क्या होते हैं, विषम ज्वर। अब देखते हैं कि संतत ज्वर क्या है, एक्चुअली संतत ज्वर के लक्षण क्या है। यानी कि जो ज्वर किसी इंडिविजुअल में 7, 10, 12 दिन अगर लगातार बना रहता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम संतत ज्वर। जो ज्वर बिना उतरे हुए लगातार कितने दिन, 7, 10, 12 दिन तक अगर शरीर में बना रहता है तो वो है संतत ज्वर। जब दोष अल्प होते हैं तो ज्वर क्या होता है,
उक्त अवधि में शांत हो जाता है, अन्यथा प्रबल होने पर रोगी को यमलोक पहुंचा देता है। अगर दोष जो हैं नॉर्मल हैं या बहुत ही अल्प है तो क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर टाइम पे ये शांत हो जाएगा, अन्यथा क्या करेगा, इस प्रकार का ज्वर रोगी को प्रलोग यानी यमलोक यानी कि मार डालेगा। समझ गए। संतत ज्वर में कौन सा दोष, संतत ज्वर में दोष कहाँ आश्रित होता है, रस धातु में आश्रित होता है। भाई ये एमसीक्यू का पॉइंट है, आपसे पूछ सकता है कि संतत ज्वर में बताओ कि कौन सी धातु का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ये वो यही है भाई, रस धातु। यहाँ ये ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही में आचार्य चरक ने संतत ज्वर के कितने आश्रय माने, 12 आश्रय माने हैं। ये भी एक एमसीक्यू का पॉइंट है। कौन कौन से, सप्त धातु, 3 दोष, मूत्र और पुरुष, ये टोटल मिला के होगा कितने, 12, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। इसे क्या मॉडर्न में हम क्या बोल सकते हैं, इसे कंटिन्यूअस या रेमिटेंट फीवर भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसके चिकित्सा की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें कौन क्या चीज़ उपयोग की जाती है चिकित्सा में, चिकित्सा में हम इसमें उपयोग करते हैं कलिंग आदि क्वादि। आचार्य चरक का जो ज्वर का चैप्टर है हमारा, ज्वर चिकित्सा, उसमें दे रखा है। अगर आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि बताओ संतत ज्वर में किस क्वाथ का उपयोग किया जाता है, या तो क्या लगाना है भाई, कलिंग आदि क्वाथ का उपयोग होता है। इस बात को ध्यान रखना है। साथ ही में और क्या दे सकते हैं चिकित्सा में, हम वमन या उपवास भी इसमें करा सकते हैं, ठीक है। तो मैं हर ज्वर के बाद, जैसे संतत ज्वर के बाद मैंने आपको इसकी चिकित्सा बेसिक बता दी है कि मुख्य रूप से हम इसमें क्या उपयोग करेंगे, ठीक है। हम इसमें कॉमन नहीं लिख सकते, अगर हम कॉमन लिखेंगे तो बहुत चीज़ गलत हो जाएगी। इसीलिए ध्यान रखना है कि संतत ज्वर में कलिंग आदि क्वाथ का उपयोग किया जाता है। इसमें वमन और उपवास करा सकते हैं। इसमें जो कौन सी धातु का इन्वॉल्वमेंट रहता है वो रस धातु। इसके 12 आश्रय होते हैं। और संतत ज्वर भय है जो कितना रहे, 7, 10, 12 दिन शरीर में लगातार रहे बिना उतरे हुए। समझ गए। तो ये हमारा संतत ज्वर हो गया। अब आ गया सतत ज्वर। सतत ज्वर क्या है, सतत ज्वर वो है क्या जिसमें क्या रहे, 2 बार आपको फीवर के लक्षण आए, वो है सतत ज्वर। एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन। जिस ज्वर में दिन रात में क्या हो, 2 बार उत्पन्न हो, वो क्या होता है, वो है सतत ज्वर। यानी कि जिस ज्वर में दिन रात में 2 बार लक्षण आपको ज्वर के दिखाई देते हो, वो क्या है, वो है सतत ज्वर। सतत ज्वर में अब कौन सी हमारा जो धातु का इन्वॉल्वमेंट है, वो है रक्त। रक्त धातु में हमारे जो दोष हैं वो आश्रित हो जाते हैं। तो प्रायः विरोधी दोष समय पर वृद्धि या क्षय होने वाले सतत ज्वर को उत्पन्न करता है। समझ गए। अगर वहाँ पे जाके आपका दोष रहेगा तो यही है, सतत ज्वर की उत्पत्ति हो जाएगी। अब यहाँ पे दोषों का अधिष्ठान भी हमें देखना है। अधिष्ठान क्या है दोषों का, दोषों का अधिष्ठान है अमाशय। इसमें ये भी ध्यान रखना है कि सतत ज्वर में दोष का अधिष्ठान क्या होता है भाई, अमाशय। अब हमने देख लिया क्या है सतत ज्वर। सतत ज्वर वही है कि दिन या रात में 2 बार अगर फीवर उत्पन्न आता है किसी इंडिविजुअल को, तो वो हमारा क्या है, वो है सतत ज्वर, ठीक है। और हमने क्या देख लिया कि इसमें कौन सी धातु का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें वो है रक्त धातु का इन्वॉल्वमेंट है। अब हमने ये भी देख लिया कि दोषों का अधिष्ठान क्या है, दोषों का अधिष्ठान है हमारा अमाशय। अब हम देखते हैं इसकी जो हमें जो कषाय या जो चिकित्सा इसमें उपयोग करना है, इसमें कौन सा क्वाथ उपयोग किया जाता है। इसमें उपयोग किया जाता है पटोल आदि क्वाथ, जो कि है सतत ज्वरनाशक है। साथ ही में इसमें सेक, प्रदय, संशमन आदि का भी हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को भाई तुमने ध्यान रखना पड़ेगा कि संतत ज्वर में हमने कलिंग आदि क्वाथ उपयोग किया है और सतत ज्वर में पटोल आदि क्वाथ का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं अन्य घुशक पे। अन्य घुशक ज्वर क्या है, ऐसा ज्वर जो दूसरे दिन आता हो। दूसरे दिन का मतलब क्या है, आज आया, कल नहीं आएगा, परसों आ जाएगा, तो ये क्या है, ये है अन्य घुशक। यही है कि 24 घंटे में एक बार आने वाला ज्वर क्या है, अन्य घुशक ज्वर कहलाता है। इसमें समय निश्चित नहीं होता है। दोष कौन सा है, इसमें मेद धातु का इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि मेद धातु में जाके आश्रित रहते हैं। और दोषों का अधिष्ठान कौन सा है हमारा, उर प्रदेश में। सतत ज्वर में क्या था, सतत ज्वर में दोषों का अधिष्ठान अमाशय था। अमाशय से अब और ऊपर हम बढ़ गए, अब कहाँ पहुँच गए, अब हम पहुँच गए उर प्रदेश में। अब इसमें कौन से क्वाथ का उपयोग किया जाता है, इसमें हम निम्न आदि क्वाथ का उपयोग करते हैं। साथ ही में इसमें विरेचन और उपवास भी करा सकते हैं। तो ये इसकी बेसिक चिकित्सा रही, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि भाई बताओ अन्य घुशक ज्वर में क्या चिकित्सा देते हैं, किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो आपको यही बता देना है कि निम्न आदि क्वाथ का उपयोग करते हैं, बस। वहीं पे अगला जो हमारा तृतीयक ज्वर है, तृतीयक ज्वर मतलब तीसरे दिन। कौन से दिन, जो ज्वर तीसरे दिन आए वह है, वो हमारा हो गया भाई तृतीयक ज्वर। तीसरे दिन का क्या मतलब, आज आया तो क्या रहेगा, कल है हमारा भाई नहीं आएगा, परसों फिर से आ जाएगा, ठीक है। एक दिन आया, एक दिन नहीं आया, फिर से आ गया, तो ये क्या है, ये है तृतीयक ज्वर।
इसको डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक दिन छोड़कर तीसरे दिन पुनः होने वाले ज्वर को क्या कहते हैं? तृतीयक ज्वर कहा जाता है। इसमें कौन सा दोष जो है कहाँ आश्रित होते हैं? जाके वो अस्थि में आश्रित होते हैं। और दोषों का अधिष्ठान क्या है? दोषों का अधिष्ठान है इसमें कंठ। सबसे पहले अमाशय है, अमाशय से के बाद कहाँ पे आए? अमाशय के बाद आए हमारे उर में, उर के बाद आ गए कंठ में, ठीक है। और जो हमारा संतत है ना, उसका दोषों का अधिष्ठान सर्व शरीर है, यानी कि पूरे शरीर में दोषों का अधिष्ठान रहता है। अब क्या है? तृतीयक ज्वर है ना, 3 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा? त्रिग्राही, पृष्ठग्राही और शिरोग्राही। त्रिग्राही कैसा है? हमारा कफ और पित्तज में का इन्वॉल्वमेंट होता है, और पृष्ठग्राही में वात और कफज का। शिरोग्राही में कौन कौन सा इन्वॉल्वमेंट है? वात, तज और पित्तज दोष का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही में अब इसमें हमें क्या देना है चिकित्सा में, ये भी देख लेते हैं भाई। तो हम जो है ना ऊपर के तो देख चुके हैं कि संतत में क्या देना है, सतत में क्या देना है, ठीक है, अन्य घुशक में क्या देना है। अब इसमें भी तो हमें पता होना चाहिए। इसमें हमें देना है कृतादि क्वाथ। कौन सा? कृतादि क्वाथ देना है। ये क्या है? ये कौन सा? ये तृतीयक ज्वर नाशक है। वहीं पे क्या क्या करा सकते हैं इसमें? विरेचन, उपवास का भी करा सकते हैं। साथ ही में देवपाश्रय एवं युक्तिपाश्रय चिकित्सा का भी उल्लेख इसमें किया गया, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। समझ गया इस बात को? क्या क्या हमने पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कि क्या क्या, अभी मैं आपको बता दूं। बताओ भाई, संतत ज्वर में किसका उपयोग करते हैं? संतत ज्वर में कौन सा क्वाथ होता है? संतत ज्वर में हमारा होता है कलिंगाति। कौन सा वाला? कलिंगादि, ठीक है। संतत के बाद क्या है? सतत। सतत में कौन सा होता है? सतत में होता है पटोल आदि। अंत सतत। अब क्या रहा? अन्य घुशक। अन्य घुशक में किसका उपयोग करते हैं? अन्य घुशक में हमारा निम्बादि का। अब आया हमारा, उससे पहले अभी हमने क्या पढ़ा था भाई? तृतीयक, ठीक है। तृतीयक में क्या होता है? कृतादि क्वाथ। तो ये भाई ये जरूर ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से MCQ बन सकता है। अब हम चतुर्थ तक तो पढ़ ही रहे हैं। चतुर्थक में की परिभाषा देखते हैं सबसे पहले। इसका मतलब ये है कि जिस इंडिविजुअल में क्या रहेगा? ज्वर कौन से दिन आएगा? 2 दिन छोड़कर जिसमें ज्वर आता है ना, वो है, यानी कि कौन से दिन? चौथे दिन जो ज्वर आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं चतुर्थक ज्वर। इसको हम एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। 2 दिन छोड़कर पुनः चौथे दिन होने वाले ज्वर को चतुर्थक ज्वर कहते हैं। समझ गए? यानी कि 2 दिन छोड़ के जो पुनः से ज्वर आपको आ जाएगा, मान लो आज आया, फिर 2 दिन नहीं आएगा, फिर चौथे दिन आपको ज्वर आ जाएगा, तो यही है हमारा चतुर्थक ज्वर। इसमें दोष कहाँ पे आश्रित रहते हैं? इसमें दोष मज्जा धातु में आश्रित रहते हैं, और दोषों का अधिष्ठान क्या है? हमारा सिर। समझ गए? सबसे पहले क्या था? सर्व शरीर था। सर्व शरीर के बाद अमाशय, अमाशय के बाद उर के बाद कंठ, कंठ के बाद हमारा का, और ऊपर पहुंच गया सिर, ठीक है। प्रभाव भेद से चतुर्थक के कितने भेद है? 2 भेद है। कौन सा? कफ प्रधान और वात प्रधान। कफ प्रधान में क्या रहता है? जंगा से समस्त शरीर में पीड़ा उत्पन्न होती है। वात प्रधान में क्या रहता है? सिर से समस्त शरीर में पीड़ा उत्पन्न होती है। इसमें हम क्या उपयोग करते हैं? इसमें देवपाश्रय एवं मुक्तिपाश्रय चिकित्सा का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसमें जो हमें क्वाथ का उपयोग करना है वो हमारा गुड़ुच्यादि क्वाथ, ठीक है। ये थोड़ा गलत लिखा है, इसमें सिर्फ गुड़ुच्यादि क्वाथ का ही उपयोग किया जाता है, तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। चारों क्वाथ आपको जरूर पता होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी पूछ लेगा, चाहे चरक में पूछ लेगा, चाहे MCQ में, कहीं ना कहीं आपको इसका देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं विषम ज्वर में एक सामान्य चिकित्सा सूत्र इसका क्या हो सकता है। सामान्य चिकित्सा सूत्र में यही कि तृतीयक और चतुर्थक ज्वर में क्या करा सकते हैं हम? युक्तिपाश्रय एवं देवपाश्रय चिकित्सा का निर्देश दे रखा है। साथ ही में क्वाथ जो बताए हैं उनका तो उपयोग कर ही सकते हैं। तृतीयक में क्या कर सकते हैं? कृतादि, ठीक है, और चतुर्थक में गुड़ुच्यादि। तो इस बात को भाई जरूर ध्यान रखना है। और क्या है? विषम ज्वर प्रायः कैसा होता है हमारा? त्रिदोषत। तो क्या कर सकते हैं? त्रिदोषत शामक चिकित्सा तो कर ही कर सकते हैं। वात प्रधान अगर विषम ज्वर आपको लग रहा है तो उसमें क्या करा सकते हैं? घृत का पान करा सकते हैं, अनुवासन बस्ती दे सकते हैं, निरहु बस्ती, स्निग्ध तथा उष्ण उपचार का उपयोग किया जा सकता है। वहीं पे अगर हम पित्त प्रधान की बात करें तो क्या कर सकते हैं? विरेचन, शीत द्रव्यों से सिद्ध किए हुए घृत का प्रयोग कर सकते हैं। कफ में क्या? बमन, लंघन, उष्ण द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही में अगर हम इसके चिकित्सा व्यवस्था पत्र देखें तो हम इसमें ज्वर केसरी रस दे सकते हैं 125 mg। विषम ज्वरांतक वटी दे सकते हैं, कितनी? 1 वटी। गोदांती भस्म का कितना उपयोग कर सकते हैं भाई? 1 ग्राम। भोजन से पूर्व उपयोग करना है प्रातः। समझ गए इस बात को? और कब? किसके साथ? मधु के साथ। अब यहाँ पे क्या है, ये डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा गया, उस हिसाब से हमें लिखना है। अगर आपसे सिर्फ विषम ज्वर की चिकित्सा आपसे 5 नंबर में पूछ लेता है
तब भी आपको भाई इतना तो बेसिक नॉलेज तो लिखना ही पड़ेगा कि चारों क्वाथ के नाम, 5 प्रकार के ज्वर हैं तो 5 क्वाथ आपको लिखने ही पड़ेंगे, तभी आपको चिकित्सा के अनुसार नंबर दे पाएगा जो एग्जामिनर है, अदरवाइज नंबर नहीं देगा इतने। ठीक है, समझ गए, ये हमारा विषम ज्वर था, हमने इसका बेसिक नॉलेज गेन कर लिया है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये नोट्स डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम पे जाके कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे जो पुनरावर्तक ज्वर है हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं।